इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर सुनें। रिया को जब हल्का होश आया तो उसे ऐसा लगा मानो एक लंबी नींद से उठी हो। उसके कानों में अभी तक उस लठ की सीटियाँ बज रही थी। उसके सिर से निकला खून नाक पर जम गया था और दाईं आंख थोड़ी फूली हुई लग रही थी। उसको महसूस हुआ जैसे उसका मुंह टेढ़ा हो गया हो। उसने धीरे से आंखें खोली तो खुद को एक मोटी लकड़ी के सहारे रस्सी से बंधा हुआ पाया। उसके हाथ कमर से कसकर बंधे हुए थे। उसने खुद को संभालते हुए तुरंत इधर उधर देखा तो पाया कि करण भी उसके बाईं ओर उसी तरह से बंधा हुआ है। वो होश में दिख रहा था लेकिन उसकी हालत बद से बदतर थी। वो लगभग रस्सियों के सहारे लटका हुआ था। उसने जगह को गौर से देखना चाहा लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रोशनी के नाम पर एक मसाल थी जिसकी उजाला कुछ कोनों में सिमटा हुआ था। यह एक बड़ी गुफानुमा जगह मालूम पड़ती थी जिसकी छत पता नहीं कितनी ऊंची थी। आसपास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस एक पानी का मटका और कुछ जलाने लायक लकड़ी थी। ज़मीन रेतीली थी जहाँ जगह जगह हड्डियाँ पड़ी थी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वो हैरान थी कि जिसने हम पर हमला किया वो लोग कहाँ हैं और हमें इस तरह अकेला क्यों छोड़ कर गए हैं। जैसे रिया ने करण को आवाज़ देनी चाहिए, उसे दूर से आवाज़ें आती सुनाई दी। उसने बेहोश दिखने की कोशिश की और हल्की सी आंख खोल ली। वो दूर से आती आवाज़ें नज़दीक आने लगी और आखिर वो गुफा के अंदर दाखिल हुए। वो वही दो लोग थे। एक आकार में थोड़ा बड़ा था और उसका चेहरा बहुत सख्त था जिस पर पुरानी चोटों के निशान थे, जबकि दूसरा उसके पीछे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और वो उसके सामने मिमियाता हुआ लग रहा था। जब वो पास आ गए तो रिया को उनकी बातें साफ सुनाई देने लगी। मेरे मालिक अब ठीक है, सारे सबूत मिटा दिए हैं, लंगड़ा धीरे से बोला। लड़की के लिए मैंने कुछ खास सोच रखा है। बड़ा वाला आदमी बेहोश दिख रही रिया की तरफ देखते हुए बोला, जैसे उसने लंगड़े की बात को अनसुना कर दिया हो। और इस बदजात को हम डिनर करेंगे, उसने करण की तरफ मुड़ते हुए कहा। लंगड़े ने खुशी से खी खी की हंसी निकाली और पास में पड़े डंडे को उठाकर उससे टिक गया। मालिक, रॉकी यह लड़की, लंगड़े ने रिया के नज़दीक जाकर उसकी कलाई में उंगली गड़ा दी। या कितनी नरम है, मैं इसका हाथ खा लूं? उसने मिमियाते हुए ललचाई नज़रों से रॉकी को देखा। टकुरा, रॉकी ने गुस्से से उसे डांटा तो उसकी कमर और झुक गई। या मालिक, आरा के लिए तोहफा है, वो बहुत खुश होंगे। उसने उसकी खूबसूरती को निहारा। उसने फिर अपना चेहरा करण की ओर घुमाया और उसके नज़दीक पहुंच गया। टकुरा, इस मनहूस की तलाशी लो, रॉकी ने कहा तो टकुरा खुशी से उसकी तरफ बढ़ा। रिया ने उसकी कमर से लगा रिवाल्वर का उभार देखा लेकिन शर्ट बाहर निकलने के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा था। टकुरा ने उसकी जेबों में हाथ डाला तो करण ने की कतहाती आवाज़ निकाली और उसको झटकने की कोशिश की। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। करण की हल्की सी आवाज़ आई। ऐसा लगा मानो उसकी जुबान कट गई हो। बस एक बार हाथ लगा दो। टकुरा ने उसकी जेब से कोई कागज़नुमा चीज़ निकाली जैसे कोई आईडी हो और मालिक, या देखो, कहते हुए रॉकी को थमा दी। सीबीआई रॉकी के चेहरे पर लकीरें पड़ गई। ओहो, कहता हुआ वो गंदी हंसी हंसने लगा। टकुरा हैरानी से रॉकी का चेहरा देख रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि मालिक क्यों हंस रहे हैं। तो आखिर तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। रॉकी ने गुस्से से उसके चेहरे को अपने मजबूत हाथ से दबा दिया। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ दिखता नहीं? बताओगे नहीं कि क्या चल रहा है? तुम्हें ज़िंदगी के लिए फ़र्क? करण ने बोलने की कोशिश की लेकिन ना तो रिया को कुछ समझ आया और ना ही उसे उम्मीद थी कि रॉकी को आया होगा। मालिक, क्या मैं इसका सिर खा लूं प्लीज़? पीछे से टकुरा ने गुजारिश की जिसे रॉकी ने नज़रअंदाज कर दिया।
मैं तुझे और तेरे इस पिल्ले को छोड़ूंगा नहीं। करण ने फिर कोशिश की। इस बार उसकी बात तो समझ आ गई, लेकिन शायद तकुरा को नाक बार गुजरी। एक धड़ाम की आवाज़ के साथ तकुरा ने वो डंडा उसके सिर पर दे मारा। करण एक बार फिर से रस्सी से झूल गया। मालिक रॉकी, उसने मुझे पिल्ला कहा। उसने शिकायती नज़रों से रॉकी को देखा। तो किस रूप में मरना पसंद करोगे रॉकी, भेड़िया या इंसानी? पीछे से एक ठंडी और जानी पहचानी आवाज़ आई। दोनों ने एकदम पलट कर देखा तो तकुरा के कदम डर से पीछे खिसके और वो रॉकी के पीछे आ गया। वो परछाई अंधेरे से उजाले में आई तो रिया का चेहरा खुशी से खिल गया और आंखें बड़ी ही हो गई। उसके मुंह से एकाएक आवाज़ निकली, 7। वो काली रात अभी और लंबी होनी बाकी थी, क्योंकि दो पुराने दुश्मन एक बार फिर आमने सामने थे। रॉकी ने रिया और करण को बंदी बना रखा था। करण बेहोशी की हालत में रस्सियों से लटका हुआ था, जबकि रिया होश में थी और 7 को वहाँ देख खुश लग रही थी। वो नहीं जानती थी कि 7 ने उसे कैसे ढूंढा। गुफा का माहौल एक बार फिर से डरावना हो गया था। 7 की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि रॉकी उसे देख थोड़ा हैरान था। तकुरा ने रॉकी के पीछे छुपते हुए हल्की आहट निकाली। मालिक, वो मैं चाहूँ? बकवास बंद करो, रॉकी गुस्से ने तकुरा को झटकते हुए बोला और 2 कदम 7 की ओर बढ़ा। अक्षय, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुमको समझाया था कि उस लड़की के आसपास भी मत भटकना, 7 ने गुस्से से कहा और 2 कदम आगे बढ़ा। या मेरे शिकार हैं? तुम कौन होते हो बीच में पड़ने वाले? रॉकी ने सवाल दागा। वो 7 एक पल के लिए रुका। वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें जाने दो। दोस्त? रॉकी और तकुरा ने एक दूसरे को देखा और खी की। दोस्ती और इंसानों से बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कहते हुए 7 सफ़ेद विशाल भेड़िए में तब्दील हो गया। उसके बाद रॉकी और फिर तकुरा ने अपने रूप बदले। कुछ पलों तक गुर्र के साथ वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे सामने वाले को तोल रहे हों। और फिर रॉकी और तकुरा ने 7 के ऊपर छलांग लगा दी। रिया ने अपने हाथों को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। तीनों भेड़िए रेत में उलट पुलट थे। रिया के लिए यह समझना जरा मुश्किल था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। कुछ देर बाद आऊ की हल्की आवाज़ के साथ लंगड़ा भेड़िया वहाँ से खिसक गया। अब सिर्फ 2 भेड़िए बाकी थे। काला और सफ़ेद दोनों के जिस्मों से खून की बूंदें टपक रही थी, लेकिन दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। एक बार फिर से सफ़ेद भेड़िए ने हमला किया और दोनों धूल में लोटपोट हो गए। आखिरकार एक भयंकर युद्ध के बाद जब काला भेड़िया लड़ाई में हल्का पड़ने लगा तो वहाँ से भाग गया। अब उस गुफा में सिर्फ बेहोश पड़ा करण, खुश दिखती रिया और लंगड़ाता सफ़ेद भेड़िया था। सुबह होने में अभी वक्त था। वो एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थे। चारों ओर छोटे बड़े पत्थर पड़े थे और थोड़ी पीछे छोटी सी गुफा थी, जिसके सहारे करण को लिटाया हुआ था। वो अभी भी बेहोश था, लेकिन रिया ने उसके सिर पर कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी थी। रिया और 7 पहाड़ी के किनार पर खड़े थे, जिसके हजारों फीट नीचे खूबसूरत समंदर था। रिया ने 7 को देखा, जो दूर समंदर के किसी कोने को देख रहा था। उसके लंबे काले बाल नाक पर पड़े थे, जो हल्की हवा के झोंके से हिल रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रिया ने उसी तरफ देखते हुए हल्के से कहा। मुझे वही कार दिखाई दी जिसमें उस दिन तुम आई थी। वो सच्चाई कहते हुए जरा झिझका। हाँ, मैं तुम्हारी निगरानी के लिए वहाँ गया था, लेकिन जब मैंने उस कार की हालत देखी तो मुझे शक हुआ और तुम अपने रूम में भी नहीं थी। बस फिर मैंने रॉकी के गिने चुने ठिकानों पर देखा और तुम मिल गई। 7 ने आराम से पूरी बात समझाई। थैंक यू 7, मेरा मतलब अक्षय। रिया नाम सही करती हुई बोली। सच में अगर आज तुम नहीं आते तो हमारा क्या होता? मैं 6 महीने का था जब मेरे माँ बाप की हत्या कर दी गई। उसने रिया के थैंक यू को नज़रअंदाज करते हुए कहा। अक्षय, यही नाम था मेरे डैड का और तब से लोग मुझे उन्हीं के नाम से बुलाते हैं। उनसे दूर से अपनी नज़र पास लाकर रिया को आँखों में देखा। जब तुमने पहली बार 7 कहा तो लगा यह सिर्फ मेरा नाम है। हाँ, थोड़ा अजीब है पर सिर्फ मेरा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 7 ही बुलाऊंगी।
रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सेवन एक बात पूछूं? सेवन ने में सिर हिला दिया। जब तुम पर जानलेवा हमला हुआ तो किसने और क्यों किया? रिया ने आखिरकार वो सवाल पूछा जो हमेशा उसके मन में खटकता था। सेवन कुछ पल खामोश रहा, फिर खामोशी तोड़ते हुए धीरे से बोला, यह जंगल अब तेजी से बदल रहा है रिया। जिन भेड़ियों की एकता की मिसालें दी जाती थी वो अब दो गुटों में बट गया है। एक गुट वो जो पूरे शहर को अपने कब्जे में लेना चाहता है, और तो दूसरा वो है जो सुकून से छुपकर जंगल में रहना चाहता है। आरा ऐसे लोगों का मसीहा बन बैठा है जो तबाही की आग लगाना चाहते हैं। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार देता है या धोखे से मरवा देता है। सेवन ने रिया की आंखों में झांका, दो ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। अगले महीने महासभा है और भेड़ियों का नया सरदार चुना जाएगा। आरा यह जानता था कि कुछ लोग मुझे सरदार चुनना चाहते हैं और वो अपनी राह में कोई रोड़ा नहीं चाहता, इसलिए उसने मुझ पर हमला करवाया था जब तुमने मेरी जान बचाई। और दूसरा हमला हॉस्पिटल में हुआ जहाँ दूसरे अच्छे भेड़ियों जो जान गए थे कि आरा मुझे मारने गया है, उन्होंने मेरी जान बचाई। ऐसा लग रहा था जैसे रिया के सामने सारी तस्वीर साफ होती जा रही थी। वो हैरान थी कि कितने भेड़िए उसकी जान के प्यासे हैं, और अब मैंने तुम्हारे दुश्मन को और बढ़ा दिए। रिया ने अफसोस से कहा, जब तुम मेरे लिए जंगल आई तो मैं हैरान था, एक अनजान लड़की मेरे लिए इतना सोच रही थी। उसने कहा, तो अब तुम्हारे लिए कितने भी दुश्मन हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। रिया की आंखें नम हो गई। थैंक यू, उसने मुस्कुराने की नकली कोशिश की। पर सेवन, तुम मुझे ऐसे कब तक बचाते रहोगे? तुम खुद के बारे में सोचो ज़रा। तब तक जब तक मेरे जिस्म में सांस का एक भी कतरा बाकी है, सेवन ने मजबूत दिखते हुए कहा। वो 4 कदम पीछे हटा और भेड़ियों में तब्दील हो गया और एक तेज आव के साथ अपने वादे पर मोहर लगा दी। तभी धाएं एक तेज गोली की आवाज़ आई। रिया ने पलट कर देखा तो करण के हाथ में रिवाल्वर थी जो उसने सेवन की तरफ तान रखी थी। रिया ने तेजी से सेवन को देखा। वो हल्की कूक के साथ नीचे को देख रहा था जहाँ खून की धार बह रही थी। नहीं, रिया की चीख निकली। मुंह सदमे से खुल गया और एक पल में हजारों ख्याल दिमाग में घूम गए। यह सच नहीं हो सकता, जैसे कोई ख्वाब हो जो अभी टूट जाएगा। दूर हो जाओ उससे, करण चिल्लाए। रिया तुम इधर आ जाओ। धाएं एक और गोली की आवाज़ गूंजी। सेवन ने पलकें झपकाई और रिया की आंखों में देखा जो सदमे में एक जगह जमी थी। उसने अगला पंजा हल्का उठाया जो शायद हाथ देना चाहता हो, और फिर हजारों फीट ऊंची चट्टानों से नीचे गहराई में खो गया। करण ने तेजी से आखिरी चट्टान की तरफ बढ़ती रिया को पकड़ा तो रिया ने एक जोरदार घूंसे से उसकी नाक टेढ़ी कर दी। वो तेजी से पहुंची मगर सिर्फ गहराई के सिवा वहाँ कुछ ना था। सेवन, उसकी चीख इतनी भयंकर थी कि पूरे जंगल की खामोशी को तोड़ दिया। वो शाम जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में थी एक थी। घने जंगल से सटा एक विशाल समुद्र और दूर तक फैला हुआ उसका खूबसूरत किनारा। सूरज ढलने को था। वो आधा ऊपर आसमान में तो आधा समुद्र में दिखाई दे रहा था, और उसकी हल्की लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। और उसके किनारे पर खड़ा था एक लड़का। उसके बड़े लंबे बाल हल्की हवा के झोंके में हिल रहे थे। समुद्र की ठंडी लहरें आती और उसके पैरों से टकरा कर वापस लौट जाती थी। सेवन, रिया ने आवाज़ लगाई। वो एक लंबी खूबसूरत सफ़ेद ड्रेस में बहुत प्यारी और खुश दिख रही थी। सेवन ने पलट कर देखा तो रिया को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। रिया जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, वो खुशी से बोला। रिया झूमते उसके पास पहुँचे, उसके गले से लिपट गई। हाँ बोलो क्या? रिया ने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुमने मुझे मार दिया, सेवन गुस्से से बोला और उसे दूर झटका दिया। नहीं, एक ज़ोरदार चीख के साथ वो उठकर बैठ गई। उसके माथे पर पसीना था और वो बिना पलके झपकाए सामने की ओर देख रही थी। रिया क्या हुआ? रिया, काजल ने उससे बात करने की नाकाम कोशिश की। वो सिटी हॉस्पिटल के उसी रूम नंबर 7 में पिछले 1 हफ्ते से एडमिट थी। वो सोती जागती और चीखती, फिर सोती फिर जागती और फिर चीखती। पिछले लगभग 8 दिनों में उसने किसी से कोई बात नहीं की थी।
उसमें जान तो थी पर शायद जिंदगी नहीं। उसके चेहरे पर एक उदासी थी और जैसे शून्य में ताकती रहती थी। क्या हुआ? डॉक्टर और विवेक ने कमरे में आते हुए पूछा, वही हर बार की तरह कहते हुए काजल की आंखें डबडबा गई। सर, इसको प्लीज़ ठीक कर दो, यह आपकी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। कहते उसने हाथ जोड़ लिए और रोने लगी। विवेक आगे बढ़ा और उसको गले लगा लिया। काजल, सब्र रखो, डॉक्टर मेहता धीमे से बोले। वो एकदम ठीक है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? विवेक ने चश्मा हटाते हुए आंखें पोंछी। मैं क्या बताऊं? मेडिकल साइंस में इस तरह के केसेस आते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, हमें सुन सकती है, बात कर सकती है, पर ऐसा लगता है जैसे यह सब उसके लिए मायने नहीं रखता, जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज़ खो गई हो। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, इसे घर ले जाओ या थोड़ा घुमाओ, शायद अच्छा फील करे तो कोई बात बन जाए। हम जितना कर सकते हैं कर लिया। यही बात मैंने रिया के मॉम डैड को समझाई, शायद वो कल इसको घर ले जाएं। डॉक्टर मेहता कुछ पल दिलासा देकर वहाँ से चले गए। हर गुजरते पल में काजल का मन डूबा जाता था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोपहर के 2 बजे थे। रिया को घर शिफ्ट कर दिया गया था और काजल और विवेक दोनों उससे मिलने आए हुए थे। रिया अपने बेड पर टिकी हुई बैठी थी और सामने की तरफ शून्य में ताक रही थी। काजल ने कुछ देर बात करने की कोशिश की और फिर उठकर खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। ऐसे बात नहीं बनेगी। आई थिंक यह जहाँ शुरू हुआ इसे वहीं ख़त्म करना होगा। काजल ने खिड़की के पार देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक ने उत्सुकता से पूछा। जंगल, हमें जंगल जाना चाहिए। वो मुड़ी और विवेक की तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन शायद कुछ बात बन जाए। काजल, क्या तुम पागल हो गई हो? विवेक हैरानी से हंसा। तुम्हें पता है ना कि वो जंगल कितना खतरनाक है, और तुम्हें क्या लगता है कि 7 कहीं से हमें बचाने आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें याद है ना कि जितनी बार भी करण दिखा रिया को देखने हॉस्पिटल आया, उसने एक ही बात बोली कि वो मर चुका है। उसने उसके गलती से 2 गोलियां मारी थी। तो बताओ मैं क्या करूं? हमारे पास और क्या ऑप्शन है? विवेक, रिया की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। क्या तुम लोगों को दिखता नहीं है? देखो जरा कितनी कमज़ोर हो गई है। तो क्या हुआ? अगर थोड़ा जोखिम है, हम हथियारों के साथ जाएंगे। क्या पता उस जगह जाकर रिया पहले की तरह ठीक हो जाए। काजल ने एक ही लाइन में सारी बातें बोल दी और उम्मीद से विवेक की आंखों में देखने लगी। विवेक, प्लीज़, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे आइडियाज़ कितने बेकार होते हैं, उसने कंधे गिराते हुए कहा। लेकिन रिया के लिए मैं यह जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। काजल खुशी से उससे लिपट गई। तो उनका प्लान यह था कि किसी कार के रास्ते से जंगल जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे और फिर लौट आएंगे। अगली सुबह वो जंगल के लिए रवाना हुए। विवेक अपनी खुली छत की कार को ड्राइव कर रहा था, जबकि काजल पिछली सीट पर रिया के कंधे पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। आखिरकार उन्हें बहुत खोजने के बाद कार के जाने लायक रास्ता मिल ही गया। वो मिट्टी और रेत कंकड़ से बना पुराना कोई रोड था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि जैसे कोई सालों से वहाँ से ना गुजरा हो। विवेक ने साथ में रिवॉल्वर ले रखी थी, लेकिन फिर भी जंगल में दाखिल होते समय उसकी कपकपी छूट रही थी। वो उस रास्ते पर बहुत दूर तक चलते रहे। घने जंगल में तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी जो सभी का ध्यान खींच रही थी। कहीं कहीं वो रास्ता बहुत पतला और ऊबड़ खाबड़ हो जाता था, तो कहीं टूटे हुए पेड़ पौधे भी पड़े हुए थे। तो रिया, कैसा लग रहा है? विवेक ने कार चलाते हुए पीछे मुड़कर रिया से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ आसपास कोई रुकने की जगह हो तो गाड़ी रोक लेना, काजल ने विवेक से कहा। तभी जोरदार आवाज़ के साथ गाड़ी का दायां टायर फटा और गाड़ी तेज़ी से मुड़ते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराई। धड़ाम! विवेक का सिर हैंडल से टकराया, खून निकलने लगा, जबकि काजल और रिया को मामूली खरोंचें आईं। लेकिन उससे होने वाली बुरी चीज़ यह थी कि 2 जोरदार आवाज़ों ने जंगल के खतरनाक भेड़ियों का ध्यान खींच लिया था। काजल और विवेक अपना सिर पकड़ते हुए कार से उतरे, जबकि रिया को सीट पर लिटा दिया। धीरे धीरे जंगल से बुदाहट आने लगी और थोड़ी देर में ही कई भेड़ियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर कर खड़े थे। विवेक ने रिवॉल्वर निकाली, लेकिन वो जानता था कि एक साथ 10 गोली नहीं चला सकता।
भेड़िए गुर्राते हुए आगे बढ़े। तभी हूँ की तेज आवाज़ आई और भेड़ियों के कदम थम गए। विवेक और काजल ने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी जिसके कंधे पर एक झोला पड़ा है उनकी तरफ चला आ रहा है। आश्चर्यजनक रूप में एक एक करके वो भेड़िए वहाँ से चले गए। आप लोग कौन हो? बुजुर्ग आदमी पास आते हुए धीरे से बोला। और इतने भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? दरअसल हम यहाँ घूमने आए थे, विवेक ने बात बनाई, लेकिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बड़े आदमी ने हैरानी से उन्हें देखा तो विवेक झट से बोला, यह भेड़िया आपकी आवाज़ सुनकर कैसे भाग गए? एक ज़माने से मैं यहाँ हूँ इनके बीच। वो हल्का हंसा, तो लगता है जैसे मैं भी भेड़िया हूँ। बहरहाल मैं एक वैद्य हूँ और इनमें से ना जाने कितने ही भेड़ियों की जानें बचा चुका हूँ। तो वो एक पल रुक कर उन्हें देखते हुए बोला, इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकते हैं, क्यों? ओह अच्छा, वाह। उसने बात बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सच में हैरान था कि कोई भेड़ियों के बीच कैसे रह सकता है, और वो भी उनका इलाज करना। आपका बहुत शुक्रिया बाबा, उसने आगे कहा। ठीक है, बस बदले में मेरा एक काम कर दो, बुजुर्ग आदमी बोला। क्या? विवेक ने कहा। अगर यह तुम्हारी खटारा ठीक हो तो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। मेरा एक मरीज, एक और भेड़िया, वो मुस्कुराया, बीमार पड़ा है और मैं जड़ी बूटियों की तलाश में यहाँ आया गया था। तो अगर तुम मुझे छोड़ सको तो मैं जल्दी पहुँच सकूँगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसको 2 गोलियाँ लगी हैं, जैसे बुजुर्ग ने कहा। विवेक और काजल ने एक दूसरे को देखा। मैं हैरान हूँ कि वो जिंदा कैसे है। ऐसा लगता है कि मौत से लड़ रहा है, जैसे ज़िंदगी से कोई वादा किया हो। उसका रंग कैसा है? विवेक और काजल दोनों एक साथ बोल पड़े। बुजुर्ग ने भौवें सिकोड़ी और हैरानी से कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीरे से बोले, सफ़ेद। लेकिन क्यों? काजल और विवेक बहुत खुश दिख रहे थे। बस वो उम्मीद कर रहे थे कि वो 7 ही हो। गाड़ी में अब 3 की बजाय 4 लोग सवार थे और वो तेज़ी से धूल उड़ाती जंगल के उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रही थी। वो बुजुर्ग आदमी हैरान था कि उन्हें उसके घर जाने की बेताबी उससे ज़्यादा है। आखिरकार गाड़ी वैद्य जी के बताए अनुसार एक झोपड़ी नुमा घर के सामने रुकी। घर के आसपास ठीक ठाक साफ सफाई थी और वहाँ से थोड़ी ही दूर मौजूद समुद्र का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। सभी लोग उत्सुकता से गाड़ी से उतरे। काजल ने आराम से रिया को उतारा, जो वहाँ मौजूद होकर भी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई नींद में चल रहा हो। बुजुर्ग बाबा ने अपना बड़ा झोला गले से उतारते हुए झोपड़ी के किवाड़ खोले तो सब एक एक करके भीतर आ गई। अंदर सिर्फ एक कमरा और एक बड़ा हॉल था, जहाँ एक तख्त पर कोई लेटा हुआ था जिसके ऊपर चादर पड़ी थी। हॉल के दूसरी ओर छोटा किचन जैसा था, जहाँ कुछ खाने की चीज़ें और बर्तन बिखरे हुए थे। बाबा ने झोला एक तरफ रख दिया और उस तख्त की तरफ बढ़े। पास जाकर उन्होंने धीरे से कपड़ा हटाया तो काजल की आंखें बड़ी हो गई, तो तेजी से विवेक को देखा। 7, उसने खुश होते हुए कहा। वो 7 ही है, विवेक कहते हुए वो विवेक के गले लग गए। विवेक ने में सर हिलाया और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल काजल हटी और मुड़कर पीछे खड़ी रिया के पास गई। वो उसको आगे ले गई, बिल्कुल उसके नज़दीक। रिया कुछ देर उसको देखती रही, फिर धीरे धीरे जैसे वो किसी खौफ से जागने लगी हो। उसके होंठ हल्के से हिले। 7, वो धीरे से बुदबुदाई। हाँ, वो हमारा 7 ही है रिया। काजल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो, वो बिल्कुल ठीक है। रिया ने पलटकर काजल को देखा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। काजल, देखो 7, वो हंसते हुए खिलखिलाई तो आंसुओं की मोती गालों पर गिरे। देखो, वो ठीक है, 7 ठीक है। रिया अचानक 7 की तरफ मुड़ी और उसे गले लगाने दौड़ पड़ी। 7, कहाँ थे तुम? विवेक और काजल एकदम से हरकत में आए और उसे पकड़ लिया। रिया आराम से, वो अभी बीमार है, बात नहीं कर सकता। काजल ने उसे समझाने की कोशिश की। रिया कुछ देर छटपटाई और धीरे धीरे बेहोश हो गई। वो शाम जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में एक थी। घने जंगल से सटा एक विशाल समुद्र और दूर तक फैला हुआ उसका खूबसूरत किनारा। सूरज ढलने को था। वो आधा ऊपर आसमान में तो आधा समुद्र में दिखाई दे रहा था और उसकी हल्की लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। और उनके किनारे पर खड़ा एक लड़का, उसके बड़े लंबे बाल हल्की हवा के झोंकों में हिल रहे थे। समुद्र की ठंडी लहरें आती और उसके पैरों से टकरा कर वापस लौट जाती थी। 7, रिया ने आवाज़ लगाई। वो एक लंबी खूबसूरत सफ़ेद ड्रेस में बहुत प्यारी और
खुश दिख रही थी। सेवन ने पलट कर देखा तो रिया को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। रिया, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, वो खुशी से बोला। रिया झूमती हुई उसके पास पहुँची और उसके गले से लिपट गई। हाँ बोलो क्या? रिया ने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, सेवन गुस्से से बोला और उससे दूर झटक दिया। नहीं, एक जोरदार चीख के साथ वो उठकर बैठ गई। झोपड़ी में मौजूद सभी लोग डर से 1 फीट ऊपर उछल गए। विवेक ने सीने पर हाथ रखा हुआ था और रिया को देखकर हाँफ रहा था। काजल, जो सेवन की देख रेख में लगी हुई थी, तेजी से रिया के पास आई। रिया, सब ठीक है? रिया, उसने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा। रिया ने 9 दिन में पहली बार पलकें झपकाई और मुड़ते हुए काजल को देखा। हाँ रिया, ऑल गुड, देखो सेवन भी हमारे साथ है। काजल, रिया ने सिर पकड़ते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से सोई हुई हो। मैं कहाँ हूँ और सेवन कहाँ है? उसने पहला सवाल किया। हम जंगल में हैं और सेवन वो रहा। काजल ने उंगली से तख्त की तरफ इशारा किया तो रिया उठकर खड़ी हो गई। इट्स ओके रिया, वो बिल्कुल ठीक है। रिया खुद को संभालते हुए हल्के कदमों से सेवन के पास पहुंची। वो भेड़ियों के भेस में बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके सफ़ेद रंग पर खून के लाल धब्बे साफ चमक रहे थे, जबकि पेट और ऊपर गर्दन की तरफ जड़ी बूटियों से सने कपड़े दिखाई दिए। वो ठीक है रिया, विवेक की आवाज़ आई तो वह मुड़ी। करण ने गलती से सेवन को गोली मार दी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि वो इन बुजुर्ग बाबा को मिल गया। रिया ने पलटकर उन बुजुर्ग की तरफ देखा। उनकी उम्र लगभग 65 से 70 के आसपास लगती थी। चेहरे और सिर के बाल बड़े और सफ़ेद थे। वो होठों पर हल्की मुस्कान के साथ रिया के पास आए और बोले, बेटा, मेरा घर समुद्र के बिल्कुल पास होने के कारण मैं कई बार उधर आता जाता रहता हूँ। उस दिन भोर होने से ज़रा पहले मैं उधर जा रहा था तो मैंने समुद्र में तेज़ आवाज़ सुनी। थोड़ा ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि कोई भेड़िया है जो शायद गलती से गिर गया। मैंने उसकी मदद की, लेकिन जब बाहर निकाला तो देखा कि यह घायल था और तब से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। वो कहते हुए एक पल के लिए रुके और सोचते हुए बोले, लेकिन एक मानव भेड़िया की किसी इंसान से इतनी अच्छी दोस्ती, मैं हैरान हूँ। यह उन दुर्लभ चीज़ों में से है जो कभी कभार ही देखने को मिलती है। रिया कुछ बोली नहीं, बस उनके आगे दोनों हाथ जोड़ लिए, मानो दिल से धन्यवाद करना चाहती हो। वो कुछ पल रुकने के बाद बोली, इसकी तबीयत कैसी और कब तक ठीक हो जाएगा? पिछले हफ्ते के मुकाबले वो पहले से काफ़ी बेहतर है बेटा, बस अगर होश आ जाए तो तेज़ी से बेहतर होगा, बाबा ने तसल्ली देते हुए कहा। तो रिया हैरान होती हुई काजल की तरफ बढ़ी। पिछले हफ्ते मतलब? मैं कब से बेहोश थी? रिया ने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। लगभग 9 दिन से, लेकिन तुम बेहोश नहीं थी, बस जरा सी बीमार थी। काजल ने उसको आराम से समझाया। पर देखो, अब हमारी रिया पहले जैसे हो गई। काजल खुशी से बोली, चलो अच्छा, अब मरीज के लिए 1 नहीं बल्कि 3 डॉक्टर्स हो गए। विवेक मुस्कुराते हुए बोला तो सब हंस दिए। लेकिन बाबा, हम इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा सकते? इसको वहाँ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो जल्दी ठीक होगा। रिया ने कुछ सोचते हुए बाबा से सवाल किया। नहीं बेटा, ऐसी स्थिति में हम उसे इंसानी अस्पतालों में नहीं लेकर जा सकते। वो आखिर में एक मानव भेड़िया है और अचेत अवस्था में या गलती से अपना रूप बदल सकते हैं, बाबा ने बताए हुए उसके नज़दीक पहुंच गए। और जो भी कहो, एक इंसानी डॉक्टर या देखने के आदी नहीं होते। रिया ने उनकी बातों को दम लगा तो में सिर हिलाकर वो भी सेवन को देखने लगी। तभी बाहर से आओ की तेज़ आवाज़ें आई। सभी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और डरते हुए बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि 8 से 10 भेड़िए सामने उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो थोड़े नज़दीक आ गए तो उनमें से कुछ ने इंसानी रूप बदला, गुस्से में आगे आए। तुम दोनों में से रिया कौन है? रिया ने तुरंत काजल की तरफ देखा। वो हैरान थी कि यह भेड़िया उसका नाम कैसे जानती हैं और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मैं, रिया ने हाथ खड़ा करते हुए कहा, मेरा नाम रिया है, बताओ। देखो, हमारी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है, खासकर हम रिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, उनमें से एक भेड़िया बोला। लेकिन तुम्हारे पास हमारा एक दुश्मन है अक्षय, उसको हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो, चाहे तुम जो भी हो। रिया ने गुस्से से लाल होते हुए पास में पड़ा एक मोटा
लठ उठाया 2 कदम आगे बढ़ गई। लेकिन अगर तुम्हें अक्षय तक पहुंचना है तो पहले मुझे मारना होगा। तो फिर ठीक है, मजबूरी में ही सही, पर पहले तुम्हें मार देते हैं। कहते उन्होंने एक दूसरे को देखा और खी खी करके हंसे। सोचना भी मत, कम से कम तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ। पीछे से एक ठंडी जानी पहचानी आवाज़ आई। सबने एकदम पलट कर देखा। एक बड़ी छलांग में रिया को पार कर वो सामने एक चट्टान की तरह विशाल सफ़ेद भेड़िए के रूप में खड़ा था। वो गुस्से में ज़ोर से गुर्राया। उसकी गरज इतनी भयंकर थी कि सभी भेड़िए 4 कदम पीछे खिसक गए। एक तरफ था जख्मी सफ़ेद भेड़िया तो दूसरी ओर थे उसके जान के प्यासे कई गुना भेड़िए। लेकिन शेवन के पास वो था जिसका दूसरे भेड़िए को साथ मतलब भी पता ना हो, प्यार और दोस्ती। एक ऐसा रिश्ता जिसकी खातिर वो इंसानी जात खौफनाक भेड़िए से भिड़ने को तैयार थे, बिना अपनी जान की परवाह किए। शेवन सबसे आगे खड़ा था और उसके दाएं बाएं बाकी सब खड़े थे। विवेक ने मजबूती से रिवाल्वर तान रखी थी, जबकि रिया और काजल ने मोटे डंडे उठा रखे थे और उनके ठीक पीछे बुजुर्ग बाबा हैरानी से दोनों पक्षों के बीच की तनातनी को देख रहे थे। तो भेड़ियों का होने वाला नया सरदार लड़कियों के पीछे छिपता है। उनमें से एक ने तंज कसा तो बाकी के भेड़िए नकली हंसी हंसे। हाँ, वो उनसे लाख गुना बेहतर है जो एक जख्मी और बेहोश पड़े अकेले भेड़िए को मारने पूरी टीम लेकर चलते हैं। रिया ने गुस्से में थूक उड़ाया तो भेड़ियों ने गुस्से में दांत काटे। एक भेड़िया गुस्से में आगे बढ़ा तो बड़े वाले ने उसके आगे हाथ लगा दिया। रहने दो, उन पर हथियार है, उसे समझाया उसने। देखते हैं कि कब तक यह इसकी परछाई बनकर घूमेंगे। शेवन गुर्राया। धीरे धीरे वो भेड़िया जंगल में गायब होने लगे। वो हल्के से मुड़ा और अपना रूप बदलते ही घुटनों के बल बैठ गया। शेवन रिया ने एकदम आगे बढ़ते हुए उसको कंधा दिया। उसकी हालत देखकर बहुत ख़राब दिख रही थी। तुम ठीक तो हो ना? शेवन ने उस घटना के बाद पहली बार रिया की आंखों में झांका और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया। धड़ाम, तभी एक तेज़ धमाके से इलाका गूंज उठा। उसकी गरज इतनी भयंकर थी कि सभी लोग लगभग आधे नीचे झुक गए। सभी जो झोपड़ी की तरफ बढ़े थे अचानक मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो पाया कि उसने 50 फीट दूर खड़ी विवेक की कार आग की लपटों में घिरी हुई है। ओ नो, विवेक ने फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। मेरी कार नहीं, कहता हुआ वो तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ा तो काजल ने पीछे से भाग लगा दी। रिया और बुजुर्ग बाबा शेवन को सहारा देते वहाँ धीरे धीरे पहुँचे। रिया ने देखा कि विवेक के दोनों हाथ उसके मुंह पर रखे हुए थे, जबकि काजल उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। कार के पर खच्चे उड़ चुके थे। उसकी हालत देखकर पता चलता था जैसे किसी बॉम्ब ने उसे उड़ाया या गया हो। मेरी कार से उन्हें क्या दुश्मनी थी? विवेक हल्का रुआंसू होकर बोला। तुम्हारी कार से नहीं, तुमसे, शेवन ने कहा और कार के नज़दीक पहुंच गया। वो तुम्हें मारना चाहते हैं, बुज़दिल साले, विवेक ने गुस्से में गालियाँ निकाली। लेकिन मैं हैरान हूँ, शेवन ने पास में पड़ा कोई टुकड़ा उठाकर कुछ सोचते हुए कहा। अगर भेड़ियों पर बम आ गए हैं तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। शेवन, तभी पीछे से रिया की आवाज़ आई तो सबने पीछे मुड़कर देखा। या देखो, रिया बोली। उसके हाथ में एक पेन कलम था जो उसने हवा में उठा रखा था। इसकी हालत देखकर लगता जैसे हाल में ही गिरा हो। सबने बारी बारी से उसे देखा और अपने दिमाग पर जोर डाला तो मेरा शक सही निकला। शेवन कहता हुआ आगे बढ़ा और चलती हुई कार पर नजरें गड़ा दी। यह काम भेड़ियों का नहीं बल्कि इंसानों का है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? काजल ने हैरानी से सवाल किया तो सबने एक दूसरे को देखा मगर कोई कुछ नहीं बोला। शायद किसी को भी उसका जवाब फ़िलहाल नहीं मालूम था। तो अब भेड़ियों के अलावा इंसान भी हमारे दुश्मन है, रिया ने कहते हुए हाथ बांधे और कुछ सोचती हुई जलती कार को देखने लगी। मतलब और बुरा समय आने वाला है। एक हल्का गर्म दिन खत्म होने को था और सूरज अपने आखिरी पड़ाव पर था। रिया और काजल विवेक के घर खूबसूरत पौधों और फूलों से घिरे बगीचे में एक बड़ी सी टेबल के चारों ओर बैठे थे। काजल और विवेक साथ वाली कुर्सियों पर बैठे थे जबकि रिया सामने थी। कितना मुश्किल समय था। काजल ने बियर का हल्का सा घूंट लिया और विवेक के कंधे पर सिर रख दिया। मुश्किल समय अभी टला नहीं है, रिया ने कहते हुए काजल से आंखें हटाई और अपने गिलास को घूरा जो अभी आधा भरा हुआ था।
उन लोगों ने मेरी कार को उड़ा दिया। विवेक ने अपना गिलास खाली किया और सदमे में देखते हुए टेबल पर पटका। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुम अपनी खटारा कार का रोना ख़त्म नहीं कर सकते प्लीज़? काजल ने उसके कंधे पर सिर उठाया और शिकायती नज़रों से उसे देखा। वैसे भी वो तुम पर सूट नहीं करती थी। क्या क्या कहा तुमने? उसे मैं तुमसे ज़्यादा चाहा। विवेक ने आखिरी शब्दों को गायब कर दिया और धीरे से उसकी आंखों में झांका। ना बोल दो। और वो तो मुझे दिखता ही है। काजल ने मुंह तोड़ टेढ़ा किया और रिया की तरफ देखा। वैसे रिया, तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो ना, रिया ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा जो उन दोनों की नोक-झोंक देखकर आई थी। क्या तुम उसे चाहने लगी हो? मेरा मतलब सेवन को। काजल ने सवाल पूछा, जैसे कई दिनों से वो उसके दिल में खटक रहा हो। क्या? अचानक यह सवाल क्यों? रिया ने हैरानी दिखाई, लेकिन कहते हुए उसका चेहरा गुलाबी हो गया। नहीं, ऐसे ही पूछा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा क्या हाल था? काजल ने कहा तो विवेक ने हल्के से उसको कोहनी मारी। मेरे हिसाब से तो तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। आखिर में वो है तो एक भेड़िया ही। कहते उसने काजल की ओर देखा, जैसे उसकी रजामंदी चाहिए हो और उसके साथ रिया का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। क्या चल रहा है दोस्तों? सामने से आवाज़ आई तो रिया, जो किसी सोच में डूबी हुई थी, नजरें उठाई हल्के से सीट कहते हुए फिर नीचे की तरफ देखने लगी। रिया का ऐसा रिएक्शन देख काजल और विवेक मुड़े तो देखा कि करण हाथों में फूल लिए चला आ रहा है। वो बहुत खुश दिख रहा था और आते ही फूल रिया की तरफ आगे कर दिया। कैसी हो रिया? उसने कहा तो रिया ने होठों पर नकली मुस्कान बिखेरी और फूलों का गुलदस्ता ले लिया। या आई एम गुड। रिया ने हल्का ही सिर हिलाया। विवेक खुशी से अपनी कुर्सी से उठा और आगे हाथ बढ़ा दिया। कैसे हो मेरे दोस्त? विवेक ने कहा, हालांकि आज उसके मिलने से पहले ही जैसी गर्माहट नहीं थी। या हो सकता था कि इसकी वजह यह हो कि काजल ने उसकी तरफ इसने सेवन को गोली मारी थी, जैसी नज़रों से देखा था। एकदम सॉलिड, कहते वो कुर्सी पर बैठा। और काजल, तुम कैसी हो? काजल ने मुस्कुराते हुए अच्छी में सिर हिलाया और उसके लिए गिलास लेने उठ गई। वो भेड़िया कैसा है? करण ने सवाल किया। और हाँ रिया, एक बार फिर से सॉरी, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। नहीं, इट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक है, रिया ने कहा और सोच में पड़ गई कि करण को कैसे पता कि सेवन जिंदा है। फिर उसने गुस्से में विवेक को देखा, जैसे मान लिया हो कि उसी ने बताया होगा। कुछ लोग उसकी देख रेख में हैं और वो तेज़ी से रिकवर कर रहा है। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ साथ आगे कहा। उसकी बातें कई घंटों तक चलती रही। रिया महसूस कर रही थी कि करण की नज़रें घूम फिर के उसके चेहरे पर आकर टिक जाती थी। जब सब लोग जाने के लिए उठने लगे तो करण ने रिया की तरफ देखा और हल्के से कहा, तो रिया, अगर कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चली जाऊँगी, रिया ने तेज़ी से कहा और उससे पीछा छुड़ाना चाहा। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? करण ने कहा तो रिया ने कुछ सोचते हुए काजल की आंखों में झांका, फिर धीरे से अच्छा ठीक है कहा। लेकिन इस बार ज़रा ध्यान से करण, विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा। एक बार फिर से तुम रिया को ड्रॉप करने जा रहे हो? सभी खिलखिलाकर हंस दिए। तो फिर ठीक है रिया, हम 5 मिनट को मेरे हेड क्वार्टर पर रुकेंगे, क्योंकि मैं अपने घर की चाबी अपने केबिन में ही भूल गया हूँ, करण ने कहा, और फिर तुम्हें छोड़ता हुआ घर निकल जाऊँगा। रिया ने ओके कहा और सभी एक दूसरे से विदा लेते हुए घर से निकल गए। शाम के 9 बजे थे और उनकी कार एक शानदार और कई बीघा ज़मीन पर बने आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकी। रिया ने हैरानी से उसकी खूबसूरती को निहारा। उसके सामने मेन गेट पर बड़े बड़े शब्दों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI लिखा हुआ था। करण के जिद करने पर रिया भी उसके साथ अंदर चली गई। जब बड़े गेट से करण दाखिल हुआ तो कई लोगों ने उसे सैल्यूट किया। रिया उसका रुतबा देख इम्प्रेस दिख रही थी। वो सीधे अपने केबिन में पहुंचा। क्या बात है, तुम तो किसी बड़ी पोस्ट पर मालूम होते हो, रिया पीछे से ऑफिस में घुसते हुए तारीफी अंदाज में बोली। देखो तुम मुझे हल्के में मत लो, कहते हुए करण हंसा और चाबी उठाकर जेब में रख ली। एक पूरी टीम मेरे नीचे काम करती है, वाह, रिया ने दिल से तारीफ की और ऑफिस में इधर उधर नज़र दौड़ाई। वहाँ बहुत सारे मैप और तस्वीरें दीवार पर चिपकी हुई थी। कुछ तस्वीरें जंगल की भी थी
रिया की दौड़ती नज़र उसके टेबल पर जाकर रुकी जहाँ एक तस्वीर पड़ी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहाँ एक सफ़ेद भेड़िए की तस्वीर रखी थी। सेवन, क्या यह सेवन की तस्वीर है? रिया ने तेज़ी से पलटते हुए पूछा। वो तस्वीर काफ़ी धुंधली थी, जैसे उसे काफ़ी दूर से लिया गया हो, लेकिन रिया यकीन से कह सकती थी कि उसने करण के चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी थी। आखिर करण रिया से क्या छुपा रहा है, देखते हैं अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।